और बाकी लोग तो अभी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं। देखो, लीगल हिस्ट्री जो है हमारा, इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, ये आपका सब्जेक्ट है, जो आपका बी एल एल पी थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर चुका हूँ आपको। वो क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली पेपर उसी में से आएगा, और 70-80% पेपर आपको मिल जाएगा उन्हीं क्वेश्चन में से। बस आपको इसमें एक काम करना है, और वो काम ये रहेगा कि आपको इसके वो काम ये रहेगा कि आपको इसके आंसर्स तैयार करने हैं, और आंसर्स लिखने से आपको ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से इसके आंसर प्रिपेयर कर लें, और आंसर ही आज हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शेयर किए हुए उनके। लीगल हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा एशियंट इंडिया से शुरू होता है और मिडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया तक जाता है। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, हमारे इंडिया में लॉ आया। पहले कैसा लॉ था जब राजाओं का समय होता था, हिंदू राजाओं में, फिर मुस्लिम राजाओं में जो मुग़ल शासक आए, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए जो इंडिया में कॉडिफाइड लॉ लेके आए। उसके बाद कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हुआ, यानी कि ये सारे जितने भी अभी लॉ हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, आईपीसी है आपका, सीआरपीसी है आपका, ये सारे एक्ट जब भी आए, ये ब्रिटिशर्स की देन है हमें। तो यहाँ पर हमें दो चार चीज़ों पर फोकस करेंगे इसके अंदर। पहला तो जो क्वेश्चंस हैं हमारे इंपॉर्टेंट, उसके जो आंसर्स होंगे किस तरह से आपको करना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटिशर्स आए तभी हमारा लीगल सिस्टम भी इंडिया में है, फॉर्मल लीगल सिस्टम। पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। पहले क्या होता था, राजा महाराजा ना अपने विवेक के अनुसार, यानी कि अपने सूझबूझ से निर्णय लेते थे, अपने मंत्रियों की सलाह से वो अपना डिसीजन ले लेते थे, जिसमें ये होता था कि एक ही क्राइम के लिए अलग अलग सजाएं हो जाती थी। उसी मान लो एक व्यक्ति ने चोरी की है, चोरी के लिए किसी के हाथ काट दिए, तो चोरी के लिए किसी को 2 दिन, 2 महीने या 2 साल जेल बंद कर दिया। चोरी के लिए किसी को केवल फाइन दे के छोड़ दिया, और चोरी के लिए किसी को माफ़ भी कर दिया। तो यानी कि इसमें एक 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 रूपता नहीं थी डिसीजन के अंदर, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अलग अलग डिसीजन आ रहे थे। इन अलग अलग डिसीजन को ठीक करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ताकि गुनह करने वाले को ये पता हो कि अगर उसने ये गुनाह किया तो उसको ये मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है, ताकि उसके अंदर लॉ का एक डर बैठाया जाए। और वो डर बैठाना बहुत ज़रूरी था, और उसी के लिए जो है हमारा ये कोडिफाइड लॉ जो है वो आया था। तो सबसे पहले जो इंडिया में लॉ की शुरुआत हुई वो ब्रिटिशर्स ने की थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आ गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1726 में मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। अगर हम बात करें तो उस समय मेयर कोर्ट होते थे, ठीक है, कंट्री काउंसिल्स होती थी, कंट्री कोर्ट होती थी, चॉल्ट्री कोर्ट होती थी, इस तरह की कोर्ट्स होती थी उस समय। तो सबसे पहले इंग्लिशमैन ने शुरू किया था। कहाँ पे शुरू किया था? मद्रास में शुरू किया था 1726 में। वैसे जो भारत आगमन था इनका, इंग्लिश का, वो 1680 के आसपास शुरू हो गया था। 1680 में ये लोग इंडिया आ गए थे लगभग, लेकिन अभी इन्होंने इंडिया पे ज़्यादा अपना कब्जा करना शुरू नहीं किया था। इन्होंने पहला शहर बसाया था मद्रास में, जिसे वाइट टाउन के नाम से जाना जाता था, मद्रास को, जहाँ पे ये लोग रहते थे ब्रिटिशर्स। और दूसरी तरफ जो इंडियन रहते थे उनको ब्लैक टाउन कहते थे, यानी कि कालों का शहर और गोरों का शहर। इस तरह से मद्रास को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। अब ये जो जितने भी हमारे ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर ना कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है लॉ के अंदर, कोई जुडिशियल सिस्टम है ही नहीं, यहाँ पे कोई लॉ है ही नहीं। तो इन्होंने सोचा कि लॉ होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये फैक्ट्री में जो वर्कर से डिस्प्यूट होते थे, या रिवेन्यू जो ये कलेक्ट करते थे अपने साम्राज्य के अंदर, जो इन्होंने वाइट टाउन बनाया था मद्रास में, उसमें इनको प्रॉब्लम ये आती थी कि किस नियम से, क्योंकि यहाँ पे एक तो रिलीजन अलग अलग थे, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, जैनी भी हैं, सिख भी हैं, और पारसीज भी हैं। ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, उनके अलग अलग धर्म थे, और हर धर्म में सजा का प्रबंधन अलग अलग था। तो इनको ये दिक्कत आ रही थी किस धर्म के हिसाब से चीज़ों को चलाएं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, अगर हिंदू राज है तो वो हिंदू धर्म के हिसाब से, जैसे मनुस्मृति के हिसाब से, या फिर रामायण महाभारत भगवत गीता में जो लिखा उसके हिसाब से चीज़ चलाता था। जो मुस्लिम राजा आता था शासन करने, तो वो मुस्लिम के हिसाब से चीज़ों को चलाता था, यानी कि कुरान शरीफ को हो गया, शरिया लॉ हो गया, इस तरह की चीज़ें वो करता था। तो ये अलग अलग समय के हिसाब से चीज़ें चलती थी। तो इनको प्रॉब्लम ये थी कि ये यूनिफॉर्मिटी कैसे लाएं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यूनिफॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी कि सिविल और क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, जिसके अंदर इन्होंने गवर्नर और काउंसिल कोड बनाई, कंट्री कोड बनाई इन्होंने, और हाई कोर्ट भी सबसे पहले इंडिया में लाए कौन थे? ब्रिटिशर से लेके आए थे। अगर आपको पता होगा तो पहले सुप्रीम कोर्ट आया इंडिया,
उसके बाद हाई कोर्ट आया। ऐसा नहीं है कि शुरू में सुप्रीम कोर्ट आ गया, सॉरी वो हाई कोर्ट आ गया था। तो पहले सुप्रीम कोर्ट आया था, फिर उसके बाद हाई कोर्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पे उस समय हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होता था, सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे काम करता था। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कोर्टों की स्थापना की। इन्होंने रेवेन्यू अलग से रेवेन्यू कोर्ट बनाए, जैसे एडमायरल्टी कोर्ट, मेयर कोर्ट, इस तरह के अलग अलग कोर्ट सिस्टम बनाए। तो हर कोर्ट सिस्टम पे आपको छोटे छोटे नोट्स तैयार करने हैं। प्रीवी काउंसिल, मेयर कोर्ट, चाउल्ट्री कोर्ट, ठीक है, जितने भी कोर्ट सिस्टम है यहाँ पर, वो आपको कम से कम 5-5, 6-6 लाइन के सारे कोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस कोर्ट में किस तरह के केसेस लिए जाते थे, इस कोर्ट का फैसला कैसे होता था, इसमें रिवेन्यू डिस्प्यूट थे या क्रिमिनल डिस्प्यूट थे या सिविल डिस्प्यूट को लिया जाता था, इसकी हाईएस्ट अपीलिंग कोर्ट कौन सी होती थी, ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे फेमस केसेस भी उस समय आए थे जो मेयर कोर्ट के फैसले थे, जिनको केवल अगर उसकी अपील लगानी होती तो केवल गवर्नर काउंसिल कोर्ट में ही उसकी अपील लगती थी। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे हमारे पास 2-3 जो है फेमस केस लॉस भी हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक केस लॉस तो हमेशा पूछे, जैसे पहला केस है राजा नंद कुमार का ट्रायल। अगर हम बोलें तो इंडिया में सबसे पहला जो जुडिशियल मर्डर था वो राजा नंद कुमार का किया गया था, जहाँ पे जुडिशरी को इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि राजा को फांसी की सजा दे दी। ये राजा जो नंद कुमार था, ये बंगाल का रहने वाला था और बंगाल का नवाब था। 1756 में सिराजुद्दौला ने इसको मतलब नवाब अपॉइंट किया था राजा नंद कुमार को। और राजा नंद कुमार को लोग जो है काला अंग्रेज के नाम से भी जानते थे, क्योंकि ये ब्रिटिश का बहुत क्लोज था और ब्रिटिशर्स के काफ़ी सीक्रेट्स मतलब शेयर करता था, और हमेशा इंडियन से लगान वसूलना, ज़्यादा उन पर अत्याचार करना, इस तरह की चीज़ें ये करता था। इसको काले अंग्रेज के नाम से बहुत फेमस था ये। लेकिन इसका एक डिस्प्यूट हुआ था राजा नंद कुमार का, और डिस्प्यूट किससे हुआ था इसका, कोई बता सकता है कौन से जज थे वो जिनसे इसका डिस्प्यूट हुआ था? एलिजा इनसे। हम्म, दोबारा बोले। लॉर्ड कॉर्नवालिस। एलिजा इनसे लॉर्ड से हुआ जो कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे थी। नहीं नहीं, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ सर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो आपको क्या लगता है कौन सा ठीक है दोनों में से? देखो, सर इनका पहला जो तो डिस्प्यूट हुआ कॉर्नवालिस है। था वो वॉरेन हेस्टिंग से हुआ था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग से इनका डिस्प्यूट हुआ था, जो उस समय गवर्नर थे इंडिया के। और डिस्प्यूट ये हुआ था कि उस समय गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट होती थी, जिसमें 3 काउंसिल मेंबर और एक गवर्नर मिलकर किसी भी डिसीजन को दिया करते थे गवर्नर कोर्ट के अंदर। तो वहां पर जो इनके काउंसिल मेंबर थे उनसे इनकी बनती नहीं थी, जो किसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की, सॉरी, हाँ, वॉरेन हेस्टिंग की, सॉरी, कॉर्नवालिस नहीं, वॉरेन हेस्टिंग की बनती नहीं थी। तो ना बनने की वजह से जो उसमें जो काउंसिल मेंबर थे वो हमेशा वॉरेन हेस्टिंग को नीचे करना चाहते थे, और उनके खिलाफ वो महाभियोग प्रस्ताव भी लेके आए, जिसमें राजा नंद कुमार ने उनका साथ दिया और झूठे रिश्वत खाने के आरोप लगा दिए इनके ऊपर, और जिसकी वजह से वॉरेन हेस्टिंग को नीचा देखना पड़ा। और बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने इसका बदला लेने के लिए राजा नंद कुमार के ऊपर ट्रायल चलाया, और उसको सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे सर एलिजाबेथ, एलिजा भी कहते हैं इसको, उनकी उनके साथ मिलकर इन्होंने इसको फांसी की सजा दिलवा दी थी। राजा नंद कुमार को झूठे ट्रायल में फंसा दिया। तो राजा नंद कुमार का जो ट्रायल है ना, ये आपको जरूर कर लेना है। ये थोड़ा सा लेंथी ट्रायल जरूर है, लेकिन ये अच्छा ट्रायल है, और पहला जुडिशियल मर्डर भी इसको इंडिया का कहा जाता है। यह पहली फांसी की सजा जो इंडिया में दी गई, लेकिन गैर कानूनी तरीके से दी गई। इसमें 3-4 चीज़ें आपको समझने की है। जैसे उस समय इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं था कि फांसी की सजा दी जा सके। केवल एक लॉ था कि अगर कोई ब्रिटिश सरकार से धोखाधड़ी करता है, देशद्रोह करता है, तो उसको फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन वो सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी, और सुप्रीम कोर्ट उस समय जो था वो केवल इम्प्लीकेबल था सिर्फ इंग्लिश मैन के ऊपर, मतलब वो अंग्रेजों के ही केस सुन सकता था। सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन केवल इंग्लिश मैन थे। लेकिन फिर भी ये बोला गया कि राजा नंद कुमार क्योंकि ब्रिटिश सर्वेंट है, अंग्रेजों की नौकरी करता है, अंग्रेजों के बिहाफ पे लगान वसूल के उनको देता है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है, इसलिए इसको अंग्रेज मान लिया गया, इसको अंग्रेज माना जाता है। और दूसरा, ये अंग्रेज संप्रदाय से भी, मतलब जो अंग्रेजों की स्टेट है उससे भी रिलेट करता है, क्योंकि इसको हर महीने एक फिक्स अमाउंट जाता है की पेमेंट होती है। तो इस फिक्स अमाउंट की वजह से जो है इसको जो है वो दिया गया, क्या दिया गया कि भाई इसको जो है अंग्रेज माना जाएगा और इस पर ट्रायल चलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन केवल क्या था,
वो केवल यही था कि उस पर केवल ब्रिटिशर्स को ही उसमें शामिल किया जाए, मतलब ब्रिटिशर्स के केस की सुनवाई होगी। तो ये जो इनके जज थे एलिजाबेथ फाई, उनसे मिलकर इन्होंने ऐसा किया था वॉरेन हेस्टिंग्स का बदला लेने के लिए। और बाद में जो एलिजाबेथ फाई था उसने अपनी किताब में इसको डिस्क्लोज भी किया है कि उसने अपने दोस्त वॉरेन हेस्टिंग्स के कहने पर राजा नंद कुमार के खिलाफ जो है गलत जो है वो पनिशमेंट दी, उसको फांसी की सजा दे दी। ये एक बहुत फेमस केस है जो आपको करना है। दूसरा फेमस केस है आपका पटना केस। पटना केस भी एग्जाम में पूछ लेता है। पटना केस में क्या था, इसमें एक शाहबेज खान था, शाहबाज बेग खान। शाहबाज बेग खान जो था वो काबुल से आया था, जो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा था, ब्रिटिश आर्मी में था ये, और बाद में ये रिटायर हो गया। और रिटायर हो गया तो ये इंडिया में रहने लगा, इंडिया में बंगाल में ये रहने लगा, और यहाँ पर इसने शादी कर ली, नहीं पटना में, सॉरी बंगाल नहीं, पटना में रहने लगा। और इसने शादी कर ली यहाँ पे नदीरा बेगम से। नदीरा बेगम से शादी करने के बाद भी इसके कोई संतान नहीं हुई, तो इसने क्या किया, अपने भाई के बेटे को गोद लेने के लिए उसको चिट्ठी लिखी, और अपने भाई के बेटे को इसने इंडिया बुला लिया। बोला कि भाई मेरी संपत्ति इतनी सारी जो है, क्योंकि ये शाहबेज खान जो था, शाहबाज बेग खान जो था, ये ब्रिटिश आर्मी से रिटायर हुआ था, तो उसको बहुत सारा पैसा मिला था, जिसकी वजह से इसने बहुत सारी ज़मीनें इंडिया में ले ली थी, और काफ़ी अच्छा पूंजीपति आदमी था, मतलब संपत्ति थी इसके पास अच्छी खासी। और जो नदीरा बेगम थी उससे कोई बच्चा इसको हुआ नहीं था, तो इसने अपने भाई के बेटे को बुला लिया गोद लेने के लिए। ये इससे पहले गोद लेने की परंपरा पूरी करता, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाता, उससे पहले ही इसकी डेथ हो जाती है। ये शाहबाज बेग खान की डेथ हो जाती है। अब इसकी जो वाइफ होती है नदीरा बेगम, और जो इसका भांजा होता है, ठीक है, सॉरी, जो इसके भाई का बेटा होता है, भतीजा, जिसका भतीजा होता है, वो एक कॉन्स्पिरेंसी करता है भतीजा। वो मुफ्ती और काजी से मिलकर इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी की विल तैयार करवा देता है जो जिसमें ये हो जाता है कि भाई इसकी जो बेगम है उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, सारी संपत्ति का मालिक वो होगा। कौन? जो इसका नेफ्यू, मतलब इसका भतीजा जो है वो सारी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। अब सारी संपत्ति का मालिक बनने के लिए उसने कॉन्स्पिरेंसी किसके साथ मिलकर की थी? काजी और मुफ्ती के साथ। काजी और मुफ्ती दो लोग होते हैं जो मुस्लिमों के अंदर इंस्पेक्टर का रोल करते हैं, मतलब कोई भी डिस्प्यूट अगर कोर्ट में आता है तो उसकी वो जांच पड़ताल करते हैं। तो कोर्ट ने इसका फैसला दे दिया इसके पक्ष में, किसके? इसके भतीजे के, कि भाई उसका भतीजा ही वारिस है, क्योंकि शाहबेज खान जो था वो ये चाहता था कि अपने भाई के बेटे को गोद ले ले, लेकिन गोद लेने से पहले ही वो मर गया। तो उसकी इच्छा पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो है उसका नेफ्यू जो है वो इसका वारिस है, ऐसा कि मुफ्ती और काजी ने फैसला करवा दिया। अब ये इसके अपील को लेकर चली जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाती है नज़ीरा बेगम, तो ये सारे सबूत वहाँ पेश करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस प्रॉपर्टी के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा उस नेफ्यू को मिलेगा, एक हिस्सा इसकी बेगम को मिलेगा, जो इसकी नदीरा बेगम है उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से फिर नदीरा बेगम पूरी प्रॉपर्टी पे अकेली सारा हिस्सा लेना चाहती है, तो वो उसके खिलाफ फिर अपील करती है, हायर कोर्ट में जाती है। अपील करके मुफ्ती और काजी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करती है, और मुफ्ती और काजी इसमें दोषी पाए जाते हैं कि उन्होंने गलत जानकारी कोर्ट के साथ शेयर की, जिसकी वजह से इस जो डिसीजन है वो गलत हो गया। तो फाइनली जो सारी प्रॉपर्टी है वो नदीरा बेगम को मिल जाती है, क्योंकि उसका नेफ्यू जो था वो षड्यंत्र कर रहा था, इस वजह से कोर्ट ने उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया। तो ये पटना केस है जो आपको कर लेना है। तो ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है। अब जो एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि दो मेयर कोर्ट की बात होती है हमेशा लीगल हिस्ट्री के अंदर। एक मेयर कोर्ट आई थी आपकी 1726 में, और दूसरी जो मेयर कोर्ट आई थी वो 1687 में आई थी। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मद्रास से शुरू किया था ये कोर्ट सिस्टम जो है, तो मद्रास से जब इन्होंने कोर्ट सिस्टम शुरू किया तो 1687 में इन्होंने मेयर कोर्ट की स्थापना की। उस मेयर कोर्ट में और 1726 में जो मेयर कोर्ट थी, जो करीब करीब आपके 70-80 साल का डिफरेंस, नहीं 30-40-50 साल का डिफरेंस करीब करीब हो ही गया। उतने डिफरेंस में कोर्ट में क्या चेंज हो गया, मेयर कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या हो गया? देखो 1687 का अगर हम बात करें तो केवल मद्रास में इनका वर्चस्व था ब्रिटिशर्स का, जिसको ये कालों का वो कहते थे शहर, सॉरी गोरों का शहर कहते थे। तो वहाँ पे जो मेयर कोर्ट थी उसके जुरिडिक्शंस में टेस्टिमनी आती थी, वरना कोई विल से वसीयत से जुड़े केसेस हैं वो ये सुन सकती थी मेयर कोर्ट। इसके अलावा छोटे मोटे जो डिस्प्यूट होते जैसे म्यूनसिपल टैक्स हो गए या कोई सैलरी डिस्प्यूट हो गए, इस तरह के छोटी मोटी चीज़ें ये सुन सकते थे। मेयर कोर्ट के पास कोई बड़ी पावर थी नहीं। लेकिन जो 1726 में जो मेयर कोर्ट आई, इसकी जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पूरे भारत पे कब्जा लगभग कर चुकी थी,
और 3 शहर थे उसके पास, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना शासन चला रहे थे। तो 1726 वाली कोर्ट की पावर भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई। जो मेयर कोर्ट थी वो 1687 वाली, वो चार्टर के अंदर बनाई गई थी, क्योंकि जब ब्रिटिशर की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन करती थी तो वहाँ पे चार्टर आते थे, रूल्स जो आते थे बन के वो चार्टर के रूप में आते थे। चार्टर का मतलब है ब्रिटेन रूल बनाता था कंपनी के लिए, तो इसलिए वो उसे चार्टर कहते थे। लेकिन उसके बाद जब 1726 वाले की बात करेंगे तो उस समय तक कंपनी हट चुकी थी और शासन डायरेक्ट ब्रिटेन देख रहा था, मतलब क्राउन शासन चल रहा था, राजा का शासन चल रहा था, ब्रिटेन की महारानी यहाँ पे शासन देख रही थी। तो इसलिए उस समय जो लॉ आते थे उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन कोर्ट, यानी कि उस समय जो मेयर कोर्ट थी वो क्राउन कोर्ट के कंट्रोल में थी। तो मेयर कोर्ट जो 1687 की थी वो छोटे मोटे डिस्प्यूट सुन सकते थे, लेकिन जो ये 1726 वाली थी ये इंग्लिश लॉ के अंदर सेटअप थी, तो ये हर तरह के डिस्प्यूट को सुनने के लिए काबिल थी। मतलब ये प्रॉपर कॉडिफाइड लॉ के अंदर स्थापित की गई थी और वहाँ पे ऐसा कोई भी लॉ नहीं था पहले। तो मेयर कोर्ट 1627 और 1726 वाली के अंदर, या 1687 और 1726 वाली के अंदर आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और एग्जाम में ये पूछ भी सकता है कि दोनों मेयर कोर्ट में क्या फ़र्क है। इसके अलावा बहुत सारी ना अदालतें हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी लीगल, तो हम बेसिकली फोकस यहाँ पे अदालतों के ऊपर ही करेंगे। तो इसमें अदालत कौन कौन सी आ रही है? सदर दीवानी अदालत, चौल्ट्री कोर्ट, प्रीवी काउंसिल, सदर फौजदारी अदालत, सदर निजामत अदालत, मुंसिफिल दीवानी अदालत, एडमालिटी कोर्ट, फेडरल कोर्ट, गवर्नर काउंसिल कोर्ट, ये लगभग सारी कोर्ट ही हैं। तो जैसे हमें, जैसे नाम से पता लग जाता है, दीवानी अदालत है तो ये रेवेन्यू से जुड़े मैटर सुनेगी, प्रीवी काउंसिल है तो ये हाईएस्ट अपीलिंग कोर्ट हो गई, सदर फौजदारी अदालत है तो ये क्रिमिनल मैटर को सुनेगी क्योंकि फौजदारी की बात कर रहे हैं। तो इस नाम से भी आप इसको पता लगा सकते हैं, लेकिन हर कोर्ट के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी कोर्ट के बारे में पूछेगा। क्योंकि लीगल हिस्ट्री है तो लॉ या कोर्ट, इन दोनों चीज़ों पर फोकस करके एग्जाम आपका बनेगा। इंडिया में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए थे और हर गवर्नर जनरल ने कुछ रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर लागू किए। जैसे सबसे पहले जो गवर्नर जनरल इंडिया में थे, जो फेमस भी हैं, पहले तो नहीं थे, फेमस थे, विलियम बेंटिक। अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें तो ये भारत के गवर्नर रहे थे 1828 से 1835 तक। इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले भारत के ऑफिशियल गवर्नर जनरल थे, ठीक है, पहले जिनको ऑफिशियली भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। इससे पहले भी गवर्नर जनरल थे, लेकिन 3 होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास। तो 3 अलग अलग गवर्नर होते थे, लेकिन बाद में जब क्राउन ने, पहले कंपनी का शासन था, जब कंपनी से लिया क्राउन ने, मतलब ब्रिटेन ने डायरेक्ट सत्ता ली इंडिया के अंदर, तो उन्होंने तीनों को मिला के एक ही कर दिया, एक गवर्नर जनरल बना दी, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। तो विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ब्रिटिश रूल के अंदर। इनको पहचाना क्यों जाता है, मतलब इनकी क्या ऐसी खासियत है, गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने ऐसे कौन से रिफॉर्म्स किए इंडिया के अंदर जिसकी वजह से इनको पहचाना जाता है? तो आपको अगर कुछ पता है तो बताइए, जो विलियम बेंटिक ने क्या किया है इंडिया के लिए। जिस समय कंपनी का शासन था उस समय कंपनी हमेशा एक चीज़ रोती थी कि भाई हमारे पास ना इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इंडिया के अंदर। किसी महीने तो कंपनी को बहुत सारी रेवेन्यू हो जाता था, किसी महीने कंपनी को इनकम ही नहीं होती थी, आय नहीं होती, तो कंपनी हमेशा प्रॉब्लम में रहती थी। तो इन्होंने ये देखा ब्रिटेन ने कि जो भी ऑफिसर इंचार्ज बन के इंडिया में जाता है वो तो बहुत माला माल हो जाता है थोड़े ही सालों में, लेकिन कंपनी हमेशा घाटे में चलती है, कंपनी अपनी लाइसेंस फीस भी नहीं दे पा रही, तो क्या प्रॉब्लम है? तो इसीलिए इन्होंने कंपनी को हटा के डायरेक्टली ब्रिटेन ने कब्जा करा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जब आए, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उससे पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक कलकत्ता के गवर्नर जनरल थे, बाद में इसको इंडिया का बना दिया गया। तो इन्होंने सबसे पहले इसी के ऊपर काम किया, किसके ऊपर? इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि फाइनेंशियल रिफॉर्म किए। इन्होंने इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से ब्रिटेन को थोड़ी इनकम बढ़ने लगी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस के इन्होंने रिकवर करवाया और इंडियन गवर्नमेंट को डेफिसिट से सरप्लस में लिया है, मतलब लॉस में चलने वाली सरकार को इन्होंने फायदे में लिया है। अब इन्होंने और क्या क्या चेंज किए, तो देखो हमें रेवेन्यू वाले चेंजेस को थोड़ा सा इतना गौर नहीं करना, हमें ये देखना है कि इन्होंने लीगल सिस्टम में क्या चेंज किया, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो लीगल हिस्ट्री है। तो लीगल सिस्टम में इन्होंने क्या चेंज किया? इन्होंने सबसे पहले कुछ कोर्ट को एबॉलिश कर दिया। इन्होंने बोला इन कोर्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है,
इन सब कोर्ट को हटा दो, बंद कर दो। तो इन्होंने प्रॉपर कोर्ट सिस्टम फिर चालू किया, मतलब हायरकी ऑफ द कोर्ट इन्होंने शुरू किया। इन्होंने क्या किया, बोला कि जो कोर्ट सिस्टम अभी चल रहा था ना, जैसे चाउल्ट्री कोर्ट थी, दीवानी अदालत थी, दीवानी फौजदारी अदालत थी, मुस्पिल कोर्ट थी, प्रिवी काउंसिल थी, उन सबको इन्होंने खत्म कर कर इन्होंने एक हायरकी ऑफ द कोर्ट वो स्टार्ट कर दिया इंडिया के अंदर। इन्होंने जज के पास जो पावर थी उसको बढ़ा दिया। पहले जज केवल जो निर्णय दे पाते थे वो रिवेन्यू के कुछ छोटे मैटर में देते थे, बड़े मैटर जो थे वो गवर्नर के पास जाते थे, जो बड़े पैसे वाले मैटर हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए तक की जो पावर थी वो थी जजेस के पास, और 300 से ऊपर के जो मैटर होते थे वो जाते थे गवर्नर के पास। लेकिन इन्होंने गवर्नर को अब 1000 रुपए तक मैटर दे दिया सुनने का, कि जो सॉरी जज को दे दिया 1000 रुपए तक, कि जज जो है वो 1000 रुपए तक के वैल्यूएशन के झगड़े निपटा सकते हैं। और जो 5000 के ऊपर के मैटर हैं वो जाएंगे किंग कोर्ट में, राजा की अदालत में, और 1000 रुपए से जो ऊपर के मैटर है वो जाएंगे गवर्नर कोर्ट में। इस तरह से इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, पावर बढ़ा दी जजेस की। इसके अलावा जो सिविल और रिवेन्यू जुरिडिक्शन था कलेक्टर्स का, वो भी इन्होंने चेंज किया। इन्होंने कहा कि बहुत सारे छोटे छोटे कलेक्टर्स को हटा के इन्होंने जिला और वो तालुक वाइज जो है कलेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, जिनका काम होता था कि टैक्स वसूल के सरकार को जमा कराना। उससे क्या हुआ, रिफॉर्म आने लगा, जो टैक्स चोरी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसके अलावा ज्यूरी सिस्टम, इन्होंने ज्यूरीज अपॉइंट करने शुरू किए। मतलब पहले क्या होता था कि एक जज जो है फैसला, अब इन्होंने 2 बेंच, डबल बेंच, 4 बेंच, इस तरह से ज्यूरी सिस्टम शुरू किया। और एक और चीज इन्होंने शुरू की, जैसा आपने देखा भी होगा कभी सीरियल में या नाटक में देखते होंगे, तो मेन जज बैठा होता है, उसके साइड में जो होते हैं 5-6 ज्यूरी बैठे होते हैं। ज्यूरी वो लोग होते हैं जो समाज के रसूखदार लोग होते हैं, जैसे किसी जाति कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले उनके लीडर, या किसी धर्म संप्रदाय के जैसे मुफ्ती, काजी, पंडित, मौलवी, ऐसे लोग होते थे जो जिन्हें ज्यूरी कहते थे, जिनका मत लेकर ही जो जज है वो फैसला देते थे। इसके अलावा सबसे फेमस काम जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया वो था सती प्रथा को बंद करना। इन्होंने ही ऐसा कानून लेके आया इंडिया के अंदर कि अब से कोई सती प्रथा अगर प्रैक्टिस करेगा तो उसको सजा होगी। इसके अलावा इन्होंने इंडिया के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट शुरू कर दी। अब जुडिशियल ऑफिसर आने से फायदा ये होने लगा कि जो हर मैटर जो है कोर्ट जाता था, अब वो जुडिशियल ऑफिसर के आने से ग्राउंड पे ही सॉल्व हो जाता था। मतलब बड़े बड़े डिस्प्यूट बनने से पहले ही छोटे डिस्प्यूट में ही उसको रिजॉल्व कर देते थे, बड़े डिस्प्यूट बनने ही नहीं देते थे। तो ये एक फायदा हो गया इनके आने से। इसके अलावा कंपनी का जो चार्टर एक्ट था 1833, वो यही इन्हीं की सिफारिश से लाया गया था। 1833 में कंपनी ने इंडिया के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी। वो रिफॉर्म्स लाने में इन्हीं का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था 1833 के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो गवर्नर जनरल काफ़ी फेमस हुआ वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये 1786 से 1793 तक जो है गवर्नर रहे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे। इसके अलावा इन्होंने इंडिया की लीगल हिस्ट्री पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मतलब इंडिया के लीगल सिस्टम को सुधारने में इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और इनको ये भी एक बार कहते हैं कि ही वॉज सक्सेसफुल इन इंडिया बिकॉज ही फॉलोड द वॉरेन हेस्टिंग। ये इतने सक्सेसफुल इसलिए रहे क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वॉरेन हेस्टिंग की पॉलिसीज को रिफॉर्म किया, मतलब उनको आगे बढ़ाया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो भी रिफॉर्म्स कर गए थे उनको इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे पहला जुडिशियल प्लान, देखो हर गवर्नर जो है जैसे इंडिया पंचवर्षीय योजना लेके आती है, उसी तरह से जो गवर्नर होते हैं वो अपनी प्लानिंग लेके आते हैं। उस प्लानिंग को प्लान कहते हैं, जुडिशियल प्लान कहते हैं। तो 1787 में पहला जुडिशियल प्लान आया जहाँ पे इन्होंने कोर्ट में डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, जुडिशियल सिस्टम को कंसोलिडेट किया, कुछ कलेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में रिफॉर्म्स लेके आए। इन्होंने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए ऑन ग्राउंड सजेशंस देने शुरू कर दिए। इन्होंने जजेस को, मुंसिफ, दीवानी अदालत को जो है पावर्स देने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो दीवानी अदालत होगी, जो सिविल कोर्ट जिसको कहते हैं, वो 1000 रुपये तक का मैटर सुन सकती है। मतलब उसको बड़ी पावर दे दी, जो पहले उनको इतनी बड़ी पावर नहीं थी। इसके अलावा कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता था जो सिविल डिस्प्यूट का, उनको सुनने का अधिकार इन्हीं के पास था। अब ये जो हमारे, इसके अलावा इन्होंने मजिस्ट्रेट सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मजिस्ट्रेट सिस्टम के अंदर भी काफ़ी रिफॉर्म किया। यानी कि मजिस्ट्रेट की जो अपॉइंटमेंट होती थी,
यह जो इंडिया में जो लीगल प्रैक्टिशनर्स जिसे एडवोकेट कहते हैं वो नहीं होते थे पहले, तो इन्होंने लीगल एजुकेशन की शुरुआत की इंडिया के अंदर। इसके अलावा इन्होंने सर्किट कोर्ट बनाई, सदर निजामत अदालत बना दी, और अपने जुडिशियल प्लान में इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए इंडिया के लिए। जैसे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया, इन्होंने बोला जुडिशरी का रोल अलग है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का रोल अलग है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अलग है, जुडिशरी का रोल अलग है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेगी, अगर कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई भी चेंज होता है तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की रहेगी। इन्होंने गवर्नमेंट लाइबिलिटी डिसाइड की, ठीक है। इन्होंने जो दीवानी अदालतें थी उनके लिए रूल्स बनाए कि वो किस तरह से टैक्स कलेक्शन करेंगे, वो सब चीज़ें इन्होंने डिसाइड की थी। इसके बाद जो अगले फेमस जो वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को फादर ऑफ इंडियन जुडिशरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कॉडिफाइड लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। ये इससे पहले बंगाल के गवर्नर थे और बाद में इनको इंडिया का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। 1757 में ये बंगाल के गवर्नर थे, और बंगाल के गवर्नर रहते हुए भी इन्होंने जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए थे। इन्होंने कहा था कि जो इंडिया में मुगल साम्राज्य की तरफ से, मतलब जो मुस्लिम इस्लामिक लॉ की है उसकी तरह से डिसीजन दिए जाते हैं, वो गलत है, क्योंकि इंडिया में सारी आबादी मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी है, और वो सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और आपके जैनी पारसी भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, सभी धर्मों की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। जैसे भगवत गीता को इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया, कुरान शरीफ को इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया, सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया, रामायण गीता महाभारत सबका करा लिया, और सबको इन्होंने बैठ के पढ़ा। पढ़ने के बाद इन्होंने कहा कि अब मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं इंडिया के लिए उसका अपना लॉ बना सकता हूँ। तो इन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी सारे लॉ बनाए थे। इसके अलावा इनका जो पहला जुडिशियल प्लान है वो 1772 में आया था, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जहाँ पे इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को ऑर्गेनाइज किया इस तरीके से कि ये प्लान जो है तीनों पे लागू हो सके। उसके अलावा इन्होंने भी कुछ नई कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया था, और जो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस कोर्ट थी वो थी मुस्फिल फौजदारी अदालत, जो क्रिमिनल मैटर्स को रिजॉल्व करने का काम करती थी। इसके अलावा है मुस्फिल दीवानी अदालत, जो दीवानी मैटर को सुनती थी, या दीवानी मैटर यानी कि सिविल मैटर्स को सुनने की पावर रखती थी। स्मॉल कॉज अदालत, जो छोटे मोटे डिसीजन लेने में हेल्प करती थी। अपीलेंट कोर्ट, अपीलेंट कोर्ट में आएगी आपके सदर निजामत अदालत, सदर दीवानी अदालत। ये सारे अदालत सिस्टम इन्होंने तैयार किए थे वॉरेन हेस्टिंग ने। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हैं। आपके बहुत सारे मेजर लॉ जैसे आईपीसी है, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो इन्हीं की देन है, वॉरेन हेस्टिंग की देन है ये सब भी। उसके अलावा जो हमारा फॉर्मल लीगल सिस्टम है कोर्ट का, वो भी वॉरेन हेस्टिंग ने ही हमें प्रोवाइड कराया है। अगर हम बात करें, ये तो रहने देते, सेटलमेंट एक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा हो? जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में पहले आया था सुप्रीम कोर्ट, बाद में आया हाई कोर्ट। उस समय हाई कोर्ट ऊपर था, सुप्रीम कोर्ट नीचे होता था। लेकिन 1861 के अंदर जो हाई कोर्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, उसने क्या चेंजेस कर दिए। तो 1861 में जो इंडियन हाई कोर्ट का सिस्टम आया था, कैन बी ऑथराइज द क्राउन टू एस्टेब्लिश द हाई कोर्ट इंडिया। इसने क्राउन को एस्टेब्लिश करने का काम किया, मतलब इंडिया में ब्रिटेन का कंट्रोल और बढ़ गया हाई कोर्ट आने से। और इसकी वजह से हाई कोर्ट जो है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, तीन जगह पहले हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। तीनों जगह जो है हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तीन हाई कोर्ट बने इंडिया के। तो एक्ट जो है पास आफ्टर द 5 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई, एंड मर्ज द पैरेलल लीगल एंड जस्टिस सिस्टम इन द क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इन्होंने पैरेलल जस्टिस सिस्टम खड़ा कर दिया था उस समय की जो गणना थी उस हिसाब से। तो ड्राइव्ड ऑल एग्जिस्टिंग कोर्ट लोकेटेड इन, जिन्होंने कहा कि सभी बड़ी अदालतें जो हैं वो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में ही इस्टेब्लिश हैं, इसलिए हाई कोर्ट भी वहीं बनाई गई। इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जज अपॉइंट किया गया, और 15 दूसरे छोटे छोटे जजेस के साथ अपॉइंट हुए हाई कोर्ट के अंदर। तो जजेस थे, उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा जिसने 5 साल एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट, या फिर वो सिविल सर्वेंट रहा हो, मतलब आईएएस ऑफिसर रहा हो 10 साल तक, और 10 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद उसने अगर नौकरी छोड़ दी तो वो जज की पोजीशन लेने के लिए तैयार है, उसे हम जज बना सकते हैं।
इसके अलावा कोई वकील है जो 5 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, हाई कोर्ट में, वो भी जज बनने की योग्यता रखता है। तो चीफ जस्टिस के लिए इन्होंने मिनिमम योग्यता क्या बताई? 1/3 ऑफ द रेगुलर जजेस वर टू बी ब्रिटिशर्स एंड मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ थर्ड रेगुलर जज वर टू बी फ्रॉम द सिविल जज। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो 1/3 रेगुलर जजेस हैं उनको समर्थन देना पड़ेगा, तभी किसी व्यक्ति को हम सुप्रीम कोर्ट का जज, सॉरी, हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं। अब इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीजें की थी वो तो लगभग मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दी है। अब आगे आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा एक्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन 60%, 60-70% इसी एक्ट से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों आया था, इसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ है। तो जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन को लोगों की जरूरत थी, तो ब्रिटेन ने इंडिया की हेल्प मांगी कि भाई हमारी सहायता करो, फर्स्ट वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी साइड से लड़ो। तो इनके साइड से लड़ने के लिए इंडियन लीडर्स जो थे उस समय, नेहरू गांधी इंडियन लीडर्स थे, इन्होंने एक शर्त रखी थी। इन्होंने बोला था कि अगर ब्रिटेन जीत जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हमें फ्री कर देंगे, आप हमें आज़ादी दे देंगे, जैसी आज़ादी हम चाहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत हुई, लेकिन उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी ऊपर नीचे रहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, और जो मांग थी इनकी कि भाई फ्री होने की और अपनी अलग गवर्नमेंट की, उस पर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इन्होंने कई सारे जो आंदोलन वगैरह किए, प्रोटेस्ट किए, तो गवर्नमेंट का ध्यान गया इस बार। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको डिवाइड करने के लिए बोला कि हम आपको जो है एक ऐसा एक्ट बना के दे देंगे जिसमें आपको सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगी। अच्छा, कुछ कह रहे थे, नहीं, माइक म्यूट कर लो। तो वो कह रहे हैं कि आपको हम ऐसा एक्ट बना के देंगे, ठीक है, जिससे आपको सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगी, मतलब इंडियन की अपनी सरकार होगी। क्योंकि इंडियन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स से अच्छा देश कोई चला नहीं सकता, अगर ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम कंट्री नहीं संभाल पाएंगे। तो वो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर छोड़ के ना जाए, लेकिन हमें पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे सरकार में, मतलब सरकार में हमारे भी पार्टिसिपेशन हो, इंडियन और ब्रिटिशर्स मिलकर सरकार को चलाएं, भारत की सरकार को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने ये किया कि पार्टिसिपेशन मांगा, किससे मांगा, इंडियन से। तो इंडिया के लिए जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर जीत ली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आया 1935। इस एक्ट में उन्होंने इंडियन को पार्टिसिपेशन का मौका तो दिया, इंडियन लोग जो थे वो नॉमिनेट तो होने लगे पार्लियामेंट में बैठने के लिए, लेकिन ना तो वो वोट दे सकते थे किसी भी एक्ट को पास होने में, ना वो उसका विरोध कर सकते थे, मतलब ना पक्ष कर सकते थे, ना विरोध पर बैठ के सुन सकते थे। और इसमें भी इन्होंने इनको धर्म जाति के नाम पे बांट दिया, जैसे सिख नॉमिनेशन होके जाएगा, मुस्लिम जाएंगे, हिंदू जाएंगे, और जो कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटीज़ की, उनके लिए अलग अलग पार्टिसिपेशन दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत सारी और भी अच्छी चीज़ें थी जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट भी किया है, ठीक है, बहुत सारी, जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेशन जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों होती हैं, वो हमने अडॉप्ट कर लिया। तो बहुत सारी और चीज़ें। तो ये इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, इसका बैकग्राउंड क्या था। अब ये इसलिए भी लाना जरूरी था क्योंकि उस समय इंडियन ने बहुत सारा प्रेशर बना रखा था ब्रिटेन के ऊपर। प्रेशर था कि हमें आज़ाद कर दो, हम फ्री होना चाहते हैं, हम आज़ाद भारत चाहते हैं। तो इस आज़ाद भारत की मांग की वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी दुख था, परेशानी थी कि भाई इंडियंस को अब तो फ्री करना ही पड़ेगा, ये मान नहीं रहे। और इनके आंदोलन को थोड़ा शांत करने के लिए इनको एक लॉलीपॉप दे दो, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना के दे दो, जिसमें इनको खुशी मिलेगी हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट में। लेकिन एक्चुअली ना तो ये वोट कर पाएंगे और ना ये डिसीजन को चेंज कर पाएंगे, ना उसका विरोध कर पाएंगे। तो जो हमें करना है हम वो करते रहेंगे। तो ये जो एक्ट था, इसमें दो तरह की पावर्स की बात की गई थी कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सेंटर और प्रोविंसेस में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो हमने एज इट इज अब भी फॉलो किया हुआ है। इसके अलावा इसमें बताया गया था कि जो पावर की लिस्ट है उसमें फेडरल लिस्ट होगी जिसपे सेंटर लॉ बनाएगा, प्रोविंशियल लिस्ट होगी जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट होगी जिसपे दोनों सरकारें जो हैं वो लॉ बना सकती हैं कॉन्करेंट लिस्ट पर। इसके अलावा इन्होंने कहा
कि जो बेसिकली जो पावर होगी वायसराय के पास होगी। वायसराय मतलब हेड, जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी पावर का खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए उसको राष्ट्रपति को उसके लिए परमिशन लेनी होती है पार्लियामेंट की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो गवर्नर है वो हेड होगा एग्जीक्यूटिव का, मतलब गवर्नर ही सारी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेगा और गवर्नर कंट्रोल करने का काम सरकार करेगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उनको स्पेशल पावर दी जाएगी लेजिस्लेशन के अंदर। गवर्नर जो होगा वो रिटेन सर करेगा फंड बता स्पेशल दीजिए। रिजर्व पावर। बोलिए। सर फंड बता दीजिए, ईस्ट फंड, इंडिया कंपनी का कितना था? ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, अब तो भारत में वो आ गया था ब्रिटिश शासन, उसकी बात कर रहे हैं हम। और ये नहीं, फंड नहीं था, ये तो फंड यहाँ से ले जाते थे। नहीं, जब सर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी स्टैब्लिश होने के लिए यहाँ पे, तब उसका कितना फंड था सर, उसकी क्या पॉलिसीज थी? वो मैं पहले बता चुका हूँ, आप शायद लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। हाँ सर, लेट ज्वाइन किया था। एक लाइसेंस फीस थी जो ब्रिटेन लेता था ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 साल की, वो शायद $6,000 या इसके आसपास थी, या 6 लाख रुपए ऐसे कुछ थी उस समय के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी फीस थी। एग्जैक्ट अमाउंट अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी के दायरे के अंदर था। जो एक लाइसेंस फीस थी जो ब्रिटेन लेता था, किससे लेता था? ईस्ट इंडिया कंपनी से। इसलिए क्या है, वो यहाँ पे काम कर सके, उसको ट्रेड लाइसेंस देने के लिए, क्योंकि ये कंपनी जो थी ब्रिटेन की थी, इस वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें जो था डायरेक्ट सिस्टम था, यानी कि इसमें 3 पावर सेंटर होते थे। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो अभी भी होती है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है लॉ को लागू करना, एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है जो भी लॉ में वायलेशन कर रहे हैं, वायलेट ऑफ लॉ को पनिश करना, ताकि लॉ को ठीक से लागू कराया जा सके, इसकी सुपरविजन करना। इसके अलावा हमने बाई कैमरल पॉलिटिक्स भी इन्हीं से सीखी है, जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। तो ये पॉलिटिक्स भी हमने इनसे सीखी, और हमने अभी भी उसको ऐसे ही फॉलो कर रखा है। लोकसभा हमारा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा हमारा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे ब्रिटेन में होता है सेम वैसे। इसके अलावा हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविजन इनसे लिया है। तो फेडरल कोर्ट, हमारे यहाँ पे कोर्ट जो होती हैं, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 6 अदर जज होंगे। मतलब सबसे हाईएस्ट जो जजेस होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमने इनसे ली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995। इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यही एक्ट है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इससे पहले एक और एक्ट लाए थे ब्रिटिशर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको बाद में बदल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया। और दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम सेम सी चीज़ें रखते हैं, बस दोनों में केवल इतना फर्क है कि इसको इसलिए हटाना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19, क्योंकि इंडियंस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, बोलना शुरू कर दिया था कि जब इंडियंस को कोई पावर ही नहीं है, जब इंडियन का कुछ होना ही नहीं है, तो हम क्यों आपकी बात को माने। जिसका विरोध काफ़ी बढ़ने की वजह से इन्होंने इस एक्ट को वापस ले लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और उसकी जगह 1935 लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बाकी इसमें सेम चीज़ें थी, बाकी वही सारी चीज़ें थी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, जुडिशरी थी, सब कुछ सेम ही है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बस इतना है कि वहाँ पर डिसीजन सारे ब्रिटेन से होके आते थे, और इसमें डिसीजन केवल इंडिया में होने लगे। अब है आपका इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था, भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव 1947, 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। इसका ये क्या एक्ट था? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी थी तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे प्लान रखे इंडिया के सामने, ठीक है, जिसमें एक प्लान ये भी था, बट माइक अपना म्यूट कर लो, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने से, इंडिपेंडेंस एक्ट लाने से पहले इन्होंने कई सारे प्रपोजल दिए थे, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम 565 रियासतों को आज़ाद करेंगे। 565 जो इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस है इंडिया के अंदर, उनको आज़ाद कर देंगे। फिर उनकी मर्जी है कि वो पाकिस्तान में जाना चाहे, चाहे इंडिया में जाना चाहे, जो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है, उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी ये ध्यान जरूर रखा जाएगा कि
जो बाउंड्री है वो बनी रहे, मतलब ऐसा ना हो कि तमिलनाडु की एक स्टेट कह रही है, प्रोविंस कह रही है कि मुझे पाकिस्तान में जाना है, तो वो तो पॉसिबल मुश्किल हो पाएगा। उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए गवर्नर का रोल था। ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनका था। तो पहला प्लान इन्होंने ये रखा था, डिकलबर्ट प्लान। डिकलबर्ट प्लान का मतलब ये था कि भाई ऐसे करो कि आप पूछ लो सबको बुला के, और जिसकी जो चॉइस हो वो चीज़ें कर ले। डिकलबर्ट प्लान को नेहरू ने मना कर दिया था, बोला कि इससे हमारी इंडिपेंडेंसी का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे पूछना लगे तो ये तो कोई भी स्टेट जो है, इंडिया ना पाकिस्तान हो सकता है, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहना चाहे, या वो इस तरह की चीज़ें सही नहीं है। तो उन्होंने इस प्लान को अपनाने से मना कर दिया था। लास्ट जो प्लान आया था जिसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, वो लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से ही आया था, और लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया इसलिए भेजा गया था क्योंकि उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अच्छी बनती थी, और जो मुस्लिम लीग थी उनसे भी दोस्ती थी, जिन्ना से भी उनकी दोस्ती थी, इसलिए उनको इंडिया भेजा गया था कि ये सेटल करा सकते हैं। तो उनको इंडिया लाया गया, उन्होंने सेटल कराया कि भाई हम 565 रियासत है जो इंडिया के अंदर, उनको आज़ाद कर रहे हैं, फिर उनकी मर्जी है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जोग्राफिकल जो एरिया है उसका ध्यान रखा जाएगा। ऐसा ना हो कि बहुत दूर की स्टेट जो है पाकिस्तान में मिलना चाहे। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग अलग मतलब दो अलग अलग थे जिसमें बीच में इंडिया था, लेकिन फिर भी दोनों एक ही कंट्री बनने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान। तो इंडिया को भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी कि वो इधर से भी हमें हमारे पास हमला करते थे, बंगाल की तरफ से भी, बांग्लादेश की तरफ से भी, और पाकिस्तान की तरफ से भी, तो हम डबल फंस जाते थे। तो हमने इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला, इंदिरा गांधी ने फोर्स लगा के बंगाल को अलग कंट्री अनाउंस करा दिया, मतलब अलग कंट्री, बंगाल के जो क्रांति थी उसको सपोर्ट कर दिया इन्होंने। कोई भी लॉ अगर चेंज करना हो तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लगती है, उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है लॉ को चेंज किया जाता है। तो लॉ कमीशन कितने हो चुके हैं अब तक ये आपको पता होना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे इस पर फोकस किया जाता है, ये सब आपको पता होना जरूरी है। तो कितने लॉ कमीशन आ गए हैं अब तक, सर मैं बताऊं? बोलिए। सर हंसिका बहुत अच्छी लगती है। कौन बोल रहा है? आपको यही काम करना है तो क्लास में आते क्यों? क्या नाम है आपका? शायद कोई हेलो, यश ठाकुर करके था। क्या नाम था? यश ठाकुर। जी। एक मिनट रुको, पहले इसको रिमूव करता हूँ, इसको ब्लॉक करता हूँ। ये कहा कि क्लास में आए ना। हाँ सर, बदतमीजी कर रहे हैं पढ़ाई की जगह। है कौन? ये तो दिख नहीं रहा कहीं पर भी। लेफ्ट कर दिया उसने। लेफ्ट कर दिया है? हाँ सर, यश ठाकुर था, लेफ्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखेंगे इसको बाद में। चलिए, तो आपको कितने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आए हैं अब तक इसके पता होना चाहिए, और हर लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट होती है, उसी के बेसिस पर जो लॉ में रिफॉर्म्स किए जाते हैं इंडिया के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें थी जो हमने इंडियन हिस्ट्री के बारे में आज पढ़ा, इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो इसका बेसिकली जो फोकस है वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर है। तो आपको यही टॉपिक जो है एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। तो लगभग यही टॉपिक अगर आप तैयार कर लेंगे, और जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल रहे इंडिया के, उन्होंने क्या रिफॉर्म्स लेके आए इंडिया में, वो सब अगर आपने कर लिया तो आपका एग्जाम अच्छे से हो सकता है। कोई अब सर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो? सर मैं पूछ रहा था कि जो ये लेटेस्ट आपने बताया था कि मैंने वीडियो डाल दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 70% की, तो सर उसमें 2023 का दिखा रहा है, 2024 वाला दिखाई नहीं रहा है। 2024 वाला ही वीडियो मैंने डाला है, दिखा नहीं आप रहा सर। देखेंगे, ग्रुप देखोगे तो मिल ग्रुप जाएगा। पे ग्रुप पे लिंक डाल देंगे सर आप? मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आपको। हाँ ठीक सर। ओके, और कोई किसी का कोई? तो ठीक है फिर, बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो इसको, और फिर कोई डाउट्स हो तो आप ग्रुप में ही मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? सर हाँ जी। सर एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट पहले उठाने चाहिए ऐसा डेट शीट के हिसाब से? कौन सा सब्जेक्ट पहले? आपकी डेट शीट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। आपकी पहला एग्ज़ाम कौन सा दिखा रहा है डेट शीट में? इंग्लिश?
उसमें पहला इंग्लिश, लॉ एंड मीडिया, पॉलिटिकल और फिर लास्ट में लीगल हिस्ट्री है। हम्म, तो आप ये देखो कि किस एग्जाम में आपकी कितनी छुट्टियां हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग तैयार करो। देखो जो भी पेपर पहला है, तो पेपर शुरू होने से मान लो आपका पहला पेपर है 31 को है, 31 को ही है ना आपका पहला पेपर? 2 तारीख को है सर। 2 तारीख को है, तो वो सर 2 तारीख से। पहले के जो 3 दिन होते हैं एग्जाम से पहले के 3 दिन, उसमें वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसका एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम। और 3 दिन में एग्जाम अच्छी तरह से तैयार हो भी जाता है, मतलब इतना कोई वो नहीं है। और इंग्लिश तो आराम से तैयार हो जाता है 3 दिन, बल्कि 2 दिन में भी तैयार हो जाता है। उससे पहले आप उन सब्जेक्ट को पढ़ लो जिसमें छुट्टियां कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही दिन का गैप है। तेरी बहन की चूत। ओए